हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जीवन में हर बड़ा लक्ष्य बड़ा बलिदान मांगता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है कि आपका जो लक्ष्य है वो बड़ा है, तो आप फिर ये क्यों नहीं सोच पाते हैं कि उस पर जो आप मेहनत कर रहे हैं, उस पर जो आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो छोटी कैसे हो सकती है। जितनी कड़ी आपकी मेहनत होगी, जितना आपका बड़ा बलिदान होगा, आपको लक्ष्य भी उतना ही बड़ा प्राप्त होगा। ये याद रखिएगा। इसी एटीट्यूड, इसी विचारधारा के साथ में मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आप उसमें ईमानदार हैं, तो आपका सफलता आपसे दूर नहीं रह सकती। बात समझ में आ रही है? आइए इसी एटीट्यूड के साथ आप पढ़ाई करते रहिए और हम देखें कि हमारा जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था कि किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना प्रारंभ किया है। इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना। तो कौन सी सरकार है जिसने ये योजना की शुरुआत की है? वो है राजस्थान सरकार। अब राजस्थान सरकार क्या बोल रही है? तो गवर्नमेंट जो है, अभी आप देखिए तो लगातार न्यूज में है, लगातार अलग अलग तरीके से स्कीम आ रहे हैं, है ना। तो राजस्थान सरकार से संबंधित हम अलग अलग क्वेश्चन जो है वो बार बार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लगातार न्यूज में बने हुए हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है? गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई हमारे राज्य में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, जिनकी आय बहुत बेहतर नहीं है, उनको एक एक्स्ट्रा या एक अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने ये बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, एक योजना चला रहे हैं, जिस योजना का नाम क्या होगा? जिस योजना का नाम होगा विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखें कि अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगारों, विभिन्न वंचित वर्ग, हस्तशिल्प, माटी कला आदि से संबंधित जो भी लोग हैं, उनको राजस्थान सरकार जो है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस सरकार ने ये योजना की शुरुआत की है, तो वो की है राजस्थान सरकार ने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो आखिर क्या है और उसके बारे में हम देख लेते हैं। जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं तो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट झारखंड विजन डॉक्यूमेंट टू अचीव द नेट जीरो टारगेट बाय 2070। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये नेट जीरो क्या होता है। उसके बाद तो हम बात कर ही लेंगे कि भाई ये जो झारखंड गवर्नमेंट है, उसने जो अभी अपना विजन डॉक्यूमेंट लाया है 2070 के लिए, तो वहां 2070 तक के लिए, तो वो किस प्रकार से उस पर क्या क्या चीजें बोल रही है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये नेट जीरो आखिर होता क्या है। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए ये बता रहा हूं मैं कि नेट जीरो का मतलब क्या है। बहुत आसान भाषा में इसको मैं समझा रहा हूं कि आखिर ये नेट जीरो है क्या। अब आप देखिए, जैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, आपकी जीडीपी बढ़ेगी, कंट्री ग्रोथ करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सारी चीजें। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन का एमिशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो भी लगातार देखने को मिलेगा। पर्यावरण को नुकसान जो है वो लगातार आपके इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण होगा। तो अब अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि यार देखो ऐसा है, आपको क्या करना है, आपको जो कार्बन का एमिशन है उसको कहां तक लेकर जाना है? जीरो तक लेकर जाना है। तो आपके सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि क्या हम अपने इंडस्ट्रीज को बंद कर दें, क्या हम अपना प्रोडक्शन जो है उसको करना बंद कर दें। तो यहां पर जब आप देखोगे तो आप अपने प्रोडक्शन को क्योंकि कम नहीं कर सकते, यहां अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप अपने प्रोडक्शन को क्योंकि कम नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर यहां पर क्या बोला जाता है? ये बोला गया कि जैसे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो और आप वहां से कार्बन एमिशन कर रहे हो, और जितना कार्बन एमिशन हो रहा है अगर आप उसको कम नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत है ना। तो आपके लिए क्या बोला जा रहा है, कंट्री को क्या करने की आवश्यकता है कि कंट्री जो है वो एक काम करे, अपने कार्बन के एमिशन या कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको वो कम कर दे। पहली चीज तो जितना हो सकता है उतना कम करें ना। एकदम से इंडस्ट्रीज बंद करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन जहां पर जो पॉसिबिलिटीज हैं उन पॉसिबिलिटीज को देखते हुए आप अपने कार्बन एमिशन को थोड़ा कम करने का प्रयास करिए, कोशिश तो करिए, प्रयास तो करिए। और उसके साथ में क्या बोल रहा है? आप एक काम करो,
आप जितना कार्बन एमिशन कर रहे हो, जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो, उसके लेवल पर पहली चीज तो कम करने का प्रयास करो, और दूसरा फिर बोल रहा है कि एक काम करिए कि पेड़ पौधे लगाइए। तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन के एमिशन जो भी हो रहा है कार्बन, उस कार्बन को अवशोषित कर लेंगे। तो एक तरफ आपने कार्बन जो एमिशन हो रहा था उसका मात्रा में, उसकी क्वांटिटी में कमी कर दी है, और दूसरी तरफ जो कम हुई मात्रा कार्बन जो है एमिशन हुआ है उसको अवशोषित करने का काम कौन कर रहा है, ये पेड़ पौधे कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन बनती है कि जितना एमिशन हो रहा है उतना ही अवशोषण भी हो रहा है, जितना उत्सर्जन हो रहा है उतना अवशोषण हो रहा है, तो यहाँ पर आपका जो कार्बन का जो मतलब एक तरीके से एनवायरमेंटल लॉस है इसके कारण से वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। तो उस सिचुएशन को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, नेट जीरो। बात समझ में आ रही है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली या ग्रीन जीडीपी या इस प्रकार की जो भी चीजें हैं जो आप इन्वायरमेंट पे पढ़ते हैं, इसी से संबंधित मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था। हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था जिसका नाम था कार्बन क्रेडिट सिस्टम, तो हमने वो भी डिस्कस किया हुआ है। तो आपको आइडिया है, बात आ रही थी कि सर ये नेट जीरो आखिर होता क्या है, तो इसके बारे में हम ये देख रहे हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि झारखंड विजन डॉक्यूमेंट टू अचीव द नेट जीरो टारगेट बाय 2070, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको वो बताना है। तो पहला बोल रहा है कि द विजन डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन इट थेमेटिक एरियाज, ये एकदम से ठीक है, ये एकदम सही है। और 8 झारखंड सरकार की अगर मैं बात करूं, उसने जो अपना विजन डॉक्यूमेंट दिया है वो 8 बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमता है, तो वो 8 बिंदुओं पर आधारित है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन फ्रॉम झारखंड कंट्रीब्यूटेड 4% ऑफ इंडिया टोटल एमिशन, ये भी एकदम करेक्ट है। भारत में जितना भी टोटल एमिशन हो रहा है उसका 4% का एमिशन का कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका है, वो झारखंड राज्य का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड ये दोनों ही सही हैं। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा, झारखंड ने 2017 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का एक विजन दस्तावेज जारी किया है। एक अगर आप देखेंगे तो विजन डॉक्यूमेंट जो है वो इसने रिलीज किया है। और ये है क्या, तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है सर, इस डॉक्यूमेंट को रिलीज करने से आखिर होगा क्या, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किए जाते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, तो वहां पर आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ जिस सिचुएशन पे वो हैं वहां से हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हम हमारे गोल को अचीव कर पाए। तो उसकी प्रोसेस का जो पूरा रोड मैप है वही क्या कहलाता है, विजन डॉक्यूमेंट कहलाता है। बात समझ में आ रही है। तो इस रोड मैप पर चलकर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर नेट जीरो टारगेट 2070 को अचीव कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। झारखंड सरकार ने सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन पर एक टास्क फोर्स भी बनाई है, और विजन दस्तावेज के अनुसार झारखंड से ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन में भारत के कुल उत्सर्जन का 4% योगदान झारखंड का है। राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, और आई होप कि आपको ये चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मेगा प्लांटेशन ड्राइव। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि किस राज्य सरकार में मेगा प्लांटेशन ड्राइव जो है उसकी शुरुआत की है। अब देखिए, एक तरफ कार्बन एमिशन हो रहा है, अभी अभी आपने देखा है, तो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रहा है ना कि भाई उस चीज को अवशोषित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। और ये सिर्फ एक राज्य की बात तो है नहीं, हर राज्य में, क्योंकि कोविड में हमने देखा ना कि जो नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन था उसको हमने डिफॉरेस्टिंग के जरिए तबाह कर चुके हैं। तो हमको फिर आर्टिफिशियल सोर्स ढूंढने पड़ रहे हैं, सिलेंडर ढूंढने पड़ रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन का कहीं से अरेंजमेंट हो जाए तो हम लोगों की जान बचा सकें। तो इन चीज़ों की समस्या ना हो, इस प्रकार की दिक्कतें ना हो, इस प्रकार के समस्या से बाहर निकलने के लिए अगर हम देखें तो नेट जीरो पर काम किया जा रहा है। इससे मिलता जुलता देखिए सरकार जो है वो एक कदम लेकर आई है, कदम उठाई है जिसको मेगा प्लांटेशन ड्राइव कह रहे हैं। और ये किस सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का काम है। राइट। तो याद रखिएगा कि ये यूपी गवर्नमेंट का काम है, श्री आदित्य योगीनाथ जी के द्वारा। अगर हम बात करेंगे तो मैं आश्रम की अगर बात करूं कि कहाँ से शुरुआत हुई है, तो याद रखिएगा कि बिजनौर के विदुर कुटी आश्रम में उन्होंने वृक्षारोपण करके इस अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान के तहत अगर हम बोलें तो लक्ष्य बनाया गया है 35 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का।
ठीक है, लक्ष्य क्या बनाया गया है, 35 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का। और दूसरा अगर मैं बात करूं इसकी थीम की, मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। राइट, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मेगा प्लांटेशन ड्राइव किस गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। थीम क्या थी, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। कितना पेड़ लगाना है, 35 करोड़ के आसपास। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, विदुर कुटी आश्रम से। किसने इसकी शुरुआत की है, मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी ने। बात समझ में आ रही है, तो ये इसमें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ, हु बिकम द फर्स्ट लेडी टू लीड द यूएस नेवी। पहली ऐसी महिला कौन बनी है जो आर्मी, जो अमेरिकन नौसेना का नेतृत्व जो है वो करने वाली हैं, तो उनका नाम है लीजा फ्रेंचेटी। ठीक, तो इनको आप पहचान लीजिए, इनका नाम है लीजा फ्रेंचेटी। बहुत ज़्यादा थ्योरी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फिलहाल इतना याद रखिए कि भाई कौन है जो अभी हाल ही में यूएस नेवी की अगर हम बात करें तो यूएस नेवी को लीड करेंगी, और महिला है, पहली महिला है, तो उनका नाम है लीसा फ्रेंचेटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड विच बैंक फ्रॉम द परव्यू ऑफ द मर्जर कंट्रोल रिजाइम ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई। सरकार ने किस बैंक को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के विलय नियंत्रण शासन के दायरे में छूट प्रदान की है। बात समझ में आ रही है। तो पहली चीज तो ये आती है कि सर कौन सा बैंक है, तो अगर मैं डायरेक्टली आंसर की अगर बात करूं तो वो है आरआरबी। ठीक है, तो हम यहां पर बात करें। अब बात आती है कि सर ये जो सीसीआई है ये आखिर है क्या। तो सीसीआई की अगर मैं बात करूं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 14 अक्टूबर 2003, 14 अक्टूबर 2003 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सीसीआई जो है वो एक स्टेचुअरी बॉडी है। ठीक, तो आपको ये पता चल गया कि ये करता मतलब क्या है। सीसीआई जो है स्टेचुअरी बॉडी है। इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वो 14 अक्टूबर 2003 को हुआ है, और सीसीआई जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखेंगे ये न्यू दिल्ली में है। राइट, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करता हूं, उद्देश्य की अगर मैं बात करता हूं, तो याद रखिएगा कि बाजार में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रतिस्पर्धा समझते होंगे, कंपटीशन समझते होंगे आप लोग। तो यहां पर याद रखना है कि बाजार में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि सर किस बैंक को ये छूट दी गई है, तो याद रखेंगे आरआरबी को ये छूट जो है वो प्रदान की गई है। आरआरबी में अगर मैं बात करता हूं तो आरआरबी का कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आरआरबी की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट आरआरबी जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 2 अक्टूबर 1975 में हुआ। ठीक है, और फर्स्ट आरआरबी जो इस्टेब्लिश हुआ उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था, याद ये भी रखेंगे, उसको बोलते हैं प्रथमा बैंक। राइट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रथमा बैंक। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो जाती है कि जनरली हम ये देखते हैं कि यार कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर है उसका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है उसके पहले उसके नियम बन जाते हैं, उससे पहले उसका एक्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट आपको दिखाई देगा 75 में, और दूसरा आपको आरआरबी एक्ट दिखेगा 1976 में। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसमें, है ना, तो याद रखिएगा, सुधार देते हैं 1976। ठीक है, आरआरबी एक्ट। तीसरा अगर हम बात करें तो सर जो 75 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था तो कहाँ कहाँ पर हुआ, तो ये याद रखिए कि 4 स्टेट के 5 जगहों में। ठीक है, कहाँ कहाँ, यूपी में अगर मैं बात करूं तो मुरादाबाद और गोरखपुर। दूसरा आप याद रखिए वेस्ट बंगाल का तो मालदा। तीसरा आप याद रखिए हरियाणा का भिवानी, और राजस्थान का जयपुर।
तो याद रखिएगा कि 4 स्टेट में 5 जगहों पर आरआरबी जो है वो स्टेब्लिश किए गए। इसमें एक समस्या क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जैसे आरआरबी खोले जाने लगे थे तो फिर एकदम बल्क में खोले जाने लगे थे। हजारों की संख्या में आरआरबी ओपन हुए और हजारों की संख्या में उनकी ब्रांचेस, उनकी शाखाएं जो हैं वो भी ओपन हुई। धीरे धीरे समस्या ये आई कि ये लॉस में चले गए। जब लॉस में चले गए तो इन आरआरबी को आपस में मर्ज किया जाने लगा, आपस में ही विलय किया जाने लगा। फिर एक रूल बनाया। क्या रूल बनाया कि जब 196 आरआरबी पहुंच गए थे तो उनको मर्ज करते 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 हम कहां तक लेकर आए, हम लेकर आए 56 तक। उसके बाद हम रूल क्या बनाए, बोले कि यार देखो ऐसा है कि अब नए आरआरबी ओपन नहीं होंगे। तो 56 से 57 नहीं हो सकता, 56 से 55, 54, 53 जो है वो हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर मर्जर हो या बंद हो जाए तो उसके कारण से। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके लिए जो क्वेश्चन इसमें यह है कि 2022 तक अगर मैं बात करूं या मान लीजिए 2023 तक अगर मैं बात करूं तो इंडिया में कितने आरआरबी अभी करंट में काम कर रहे हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बाकी मैंने बता दिया है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, फटाफट मैसेज करके करेंट करके आप कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो यहां बोल रहा है कि ऑन 28 जुलाई 2023 पीएम मोदी विल इनोग्रेट सेमीकॉन इंडिया 2003। सेमीकॉन इंडिया 2003 अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो 28 जुलाई 2023 को मोदी जी ने एक अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, इसमें यह भी याद रखिएगा कि किसने इसकी शुरुआत की है, तो मोदी जी ने की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मोदी जी ने एक अभियान की शुरुआत की है और वो अभियान क्या है, वो है सेमीकॉन इंडिया 2023। ये करेगा क्या या कहाँ पर इसकी चीजें जो हैं वो देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप याद रखिए कि इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ हुई है, वो हुई है गांधीनगर में। राइट, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत को, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो भारत को सेमीकंडक्टर के फील्ड में, देखिए आज आप देखते हैं तो लगभग मैक्सिमम जगहों पर सेमीकंडक्टर का यूज जो है वो देखने को मिल रहा है। अब हम अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो समस्या आएगी कि हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बोल दिया, इन्होंने एक कैंपेन चलाया और उन्होंने बोला सेमीकॉन इंडिया 2023, और इन्होंने बोला कि भारत को सेमीकंडक्टर के फील्ड में हमको क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए जा सके। बात समझ में आ रही है? ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि भाई 28 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है, मोदी जी ने किया है, गांधीनगर में किया है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भारत को सेमीकंडक्टर के फील्ड में अगर बात करेंगे तो वहां पर उसको इंडिपेंडेंट करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। अब बात यह आती है कि सर हमने ये भी सुना है कि सेमीकॉन एग्जीबिशन जो है वो भी लग रहा है। तो आप एक चीज और याद रखिए कि 25 जुलाई से लेकर, अगर मैं यहीं पर लिख देता हूं कि इसी के अंडर में अगर हम देखें तो एग्जीबिशन हो रहा है जिसको सेमीकॉन एग्जीबिशन के नाम से जाना जा रहा है, और वहां प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और ये कब से कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 25 जुलाई से 30 जुलाई तक। बात समझ में आ रही है? और इसकी शुरुआत, इस प्रदर्शनी की शुरुआत, इस एग्जीबिशन की शुरुआत किसने की है, तो इसकी शुरुआत की है गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत किसने की है, तो इसकी शुरुआत की है गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल ने। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था 28 जुलाई 2023 को पीएम मोदी विल इनोग्रेट सेमीकॉन इंडिया 2023 इन, कहां पर इसकी शुरुआत की गई, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसकी शुरुआत कहां पर हुई है, गांधीनगर में हुई है। तो आप याद रखिएगा। दूसरा, आप इसमें एक चीज याद रखिए कि सेमीकॉन एग्जीबिशन हो रहा है और उसकी लॉन्चिंग किसने की है, तो वो किया है, उद्घाटन किसने किया है, तो 25 जुलाई से 30 जुलाई तक होगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो हैं उसको इन्होंने जनता के लिए ओपन किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिलीज्ड सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 टू 2027।
पिछले क्वेश्चन का ही एक सब पार्ट है और एक क्वेश्चन है कि जहां पर ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अर्धचालक नीति 2022-27 जारी की है। तो किस राज्य सरकार ने किया है, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में ही बता दिया है कि भाई गांधीनगर में हुआ है और किस गवर्नमेंट ने किया है, तो वो गुजरात गवर्नमेंट ने किया है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना है कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ही अभी हाल ही में अर्धचालक नीति या सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है उसकी शुरुआत की गई है। और ऐसा करने वाला अगर मैं बात करूं, स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो गुजरात, इस पॉलिसी को जारी करने वाला गुजरात जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य बन गया है, ये भी आप याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो गुजरात सरकार जो है उसने क्या किया है, ये पॉलिसी जो है वो बनाई है। और किसने बनाई है, तो ये क्रेडिट जो है वो अगर आप बात करेंगे तो सीएम का ही नाम लिया जाएगा, भूपेंद्र पटेल जी का नाम लिया जाएगा। तो आप इसमें इतनी चीजें याद रखिएगा, राइट। देखिए एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि गुजरात सरकार ने चालक नीति 2022-27 जारी की है। और दूसरा अगर मैं इसमें बात करूं तो गुजरात सरकार अर्धचालक नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो फिलहाल आप इतनी चीजें इसमें याद रखें, बाकी चीजें जो हैं वो आपने यहाँ पर देख ही ली, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं तो इन 2022-23 बैंक्स राइट ऑफ, देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ये राइट ऑफ, या इसी को आप रिटर्न ऑफ लोन के नाम से भी जानते हैं। राइट ऑफ बैड लोन्स वर्थ 2022-23 में बैंकों ने कितने मूल्य के बराबर खराब ऋण जो है उसको माफ किया है। तो अगर आप 2022-23 की बात करेंगे और उसमें आप बात करेंगे किसकी, बैड लोन की, ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताता हूं बैड लोन की। और उस बैड लोन में आप बोलेंगे कि सर कितने अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया गया है, तो आप ये याद रखिए कि वो है 2.09, ठीक है, 2.09 लाख करोड़ रुपीस। एक पॉइंट ये याद रखना है कि भाई 2022-23 में जो बैड लोन है उसको कितना राइट ऑफ कर दिया गया है, वो कितना है, वो है 2.09 लाख करोड़ रुपए। अब बात आती है कि सर ये राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ या बैड लोन आखिर इसका मतलब क्या होता है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये एक बैंक, ठीक, अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग कस्टमर को उसने क्या किया, लोन प्रोवाइड किया, कुछ इंडिविजुअल कस्टमर, कुछ इंस्टीट्यूशनल कस्टमर, राइट। अब जब लोन प्रोवाइड किया गया तो जिम्मेदारी क्या बन रही है कि जब लोन लिए हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में लोन को रिटर्न किया जाए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर 3 लोगों की अगर मैं बात करूं तो एक इंडिविजुअल, एक इंस्टीट्यूशन और एक इंडिविजुअल, तो उसमें से 2 लोगों के 2 कस्टमर का लोन जो है दिया गया था वो रिटर्न आ गया। तीसरा कस्टमर ऐसा है जिसने 90 डेज तक किसी भी प्रकार से लोन जो है वो रिटर्न नहीं किया, ना तो उसने प्रिंसिपल अमाउंट का बेयर किया, ना ही उसने इंटरेस्ट अमाउंट। तो बैंक ये बोल देता है कि भाई अब ये हमारा पैसा जो है वो डूब रहा है, और उसको वो एक वर्ड से डिनोट करता है जिसको वो बोलता है एनपीए, जिसको वो बोलता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक ने लोन प्रोवाइड किया, जो रिटर्न आना था वो रिटर्न नहीं आया, 90 डेज तक अगर ऐसी सिचुएशन बने तो उतने अमाउंट को बैंक बोलता है कि ये हमारा पैसा अब डूब रहा है, ये हो गया एनपीए। बात समझ में आ रही है? अब जब बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ेगा, बैंक का धीरे धीरे अगर सिचुएशन इस प्रकार की लगातार बनेगी तो बैंक का एनपीए धीरे धीरे बढ़ेगा, और बैंक का एनपीए जितना ज्यादा बढ़ेगा बैंक की बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं उसको उतना ज्यादा क्या दिखेगा, लॉस दिखेगा। अब समस्या क्या आ रही है ना कि इसके अगर मैं बात करूं इस एनपीए, तो बैंक जो लोन दे रहा है उसमें एक सिचुएशन ये बनती है कि उसकी रिकवरी के लिए एक अमाउंट पहले ही निकाल के रखता है। जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो वो अमाउंट कहलाता है ग्रॉस एनपीए। तो यहां पर समस्या ये आ रही है कि बैंक का ग्रॉस एनपीए ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो लॉस भी दिख रहा है जिससे शेयर की वैल्यू भी गिर रही है। तो जब ये टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये एनपीए 3 साल से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं लॉस एसेट। लॉस एसेट का मतलब है कि भाई इसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, है ना। बैंक ये मान लेता है कि ये डूबी हुई परिसंपत्ति है। उस सिचुएशन पे बैंक आरबीआई से परमिशन लेकर अपने बैलेंस शीट से उस लॉस वाले हिस्से को, बैलेंस शीट से उस लॉस एसेट वाले हिस्से की जो एंट्री है उसको क्या कर देता है, वो
रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ लोन या राइट ऑफ लोन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसके कारण से हो गया क्या, बैलेंस शीट में जैसे ही आप राइट ऑफ करोगे वैसे ही आपका ग्रॉस एनपीए जो है वो डिक्रीज होने लगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि इस तरीके की सिचुएशन जब बनती है तो उसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस कोई भी बैंक आरबीआई की परमिशन के बिना नहीं कर सकता। एक चीज और आई थी, एक एक्ट पास किया गया था, ठीक है। एक्ट कौन सा, तो एक एक्ट पास किया गया था सारफेसी एक्ट 2002। इस एक्ट के जरिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया किसका, बैड बैंक का। बैड बैंक क्या करता है, बैड बैंक बैंकों के, जैसे कि बैड बैंक का एग्जांपल मैं बताऊं तो एआरसी, बैड बैंक बैंकों के जो भी बैड लोन है उनको बैंकों से सस्ते रेट पे खरीद लेता है और बैंक को उतना पैसा दे देता है, सस्ता वाला अमाउंट, और फिर उसकी रिकवरी जो है वो कहाँ से करता है, वो कस्टमर से करना चालू करता है। रिकवरी हो गई तो इस इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट, नहीं हुई तो इसको फिर लॉस। तो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट सारफेसी एक्ट के तहत लाया गया था, और इसलिए लाया गया ताकि बैंकों के जो बढ़ते हुए एनपीए हैं, बैंकों का जो पैसा लगातार डूब रहा है, उस पैसे को थोड़ा कंट्रोल में किया जा सके, उसके लिए बैड बैंक जो है वो काम करते हैं। तो फिलहाल आप ये याद रखिए, इतनी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी इसमें वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप ये याद रखिए कि भाई कितना रिटर्न ऑफ किया गया है 2022-23 में, वो है 2.09 लाख करोड़ रुपीस। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए आइए, विच इंडियन पेयर वॉन द मेंस डबल टाइटल एट कोरिया ओपन। देखिए कोरिया ओपन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो तीन चीजें आप याद रखिएगा। पहली चीज तो ये कि हाल ही में कोरिया ओपन जो है वो किस मेंस डबल जोड़ी ने जो है वो जीती हुई है, तो उस जोड़ी का नाम है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, नाम काफी लंबा है इनका, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। और दूसरे जो हैं वो हैं चिराग शेट्टी, राइट। तो चिराग शेट्टी, इन दोनों ने मिलकर किसको हराया है वो भी आप देख लीजिए। इन्होंने हराया है फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान को, और इन्होंने इनको हरा कर क्या जीता है, उन्होंने अगर मैं बात करूं कोरिया ओपन जीता है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का नाम मैंने आपको एक जगह पर और कराया है, एक क्वेश्चन में मैंने आपको और ही कराया है, ठीक है। और वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो फास्टेस्ट प्लेयर है, अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो वहां पर किसका नाम लिया जाता है, तो वो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का लिया जाता है। अब बात ये आती है कि सर ये जो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी हैं जिन्होंने अलग अलग लोगों को हराया है, तो ये किस खेल से संबंधित हैं। तो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया कि भाई ये किससे रिलेटेड है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। ये किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। और इनके बारे में एक चीज और याद रखिए कि इसी साल जो कोरिया ओपन इन्होंने जीता है, तो कोरिया ओपन के साथ साथ इन्होंने स्विस ओपन, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूं तो कौन कौन से और टूर्नामेंट इन्होंने जीते हैं दोनों ने, तो स्विस ओपन एक, दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर एशियन चैंपियनशिप, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो इंडोनेशिया ओपन। तो यहाँ पर याद रखिए कि इन दोनों की जोड़ी जो है वो अभी हाल ही में कोरिया ओपन टूर्नामेंट जीती है, बैडमिंटन से संबंधित हैं। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जो हैं और चिराग शेट्टी हैं। दूसरा इसमें याद रखिए कि इन्हीं की जोड़ी ने स्विस ओपन भी हाल ही में जीता है, एशियन चैंपियनशिप भी जीता है इसी साल, और इंडोनेशिया ओपन जो है वो भी इन्होंने ही जीता है। बात समझ में आ रही है। तो याद रखेंगे बैडमिंटन के क्षेत्र में उभरते हुए चेहरे, उभरते क्या मतलब काफी पॉपुलर है, ठीक है, और भारत का नाम जो है वो लगातार रोशन कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंडिया शेयर इन द टोटल वर्ल्ड फूड ग्रेन्स मार्केट बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट वैल्यू वाज 9.79% इन 2023। याद रखिए ये फैक्ट गलत है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है।
दूसरा देखिए तो इंडिया मेनली एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू रसिया एंड कनाडा। इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनको एक्सपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ इनको एक्सपोर्ट नहीं करता, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो जाता है। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होता है वो है इनमें से कोई नहीं। अब बात आती है कि सर तो राइट आंसर है क्या? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि कितना, अगर हम बात करें तो यहाँ बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया शेयर इन द टोटल वर्ल्ड फूड ग्रेन्स मार्केट बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट वैल्यू वाज 9.79% इन 2023। याद रखिए वो 9.79% नहीं है, बल्कि वो 7.79%। दूसरा आप इसमें याद रखिएगा कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हम किसको कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में? यूएसए, चाइना, बांग्लादेश, यूए, वियतनाम और भी देशों को हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो गलत होते हैं। ये थ्योरी जो है, बाकी चीज़ें आप थोड़ा देखिएगा इसको तो और चीज़ें आपको क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 23 जुलाई। इन विच ईयर वाज द विविध भारती सर्विस लॉन्च्ड? देखिए, अगर मैं बात करूं नेशनल टेलीविजन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की, तो 23 जुलाई 1927 को 23 जुलाई 1927 को रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई थी। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई। यही रीजन है कि 23 जुलाई को क्या मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग यही रीजन है कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है वो मनाया जाता है 23 जुलाई को। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये क्लियर हो गया कि सर आखिर ये मनाया क्यों जाता है। तो 23 जुलाई 1927 को रेडियो, अगर मैं बात करूं तो इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई थी। दूसरा अगर मैं देखूं यहाँ पर तो पूछ रहा है कि भाई इसका सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे आप ये याद रखिएगा कि इंडिया में, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड पार्ट इसका बोल रहा है कि भाई जो विविध भारतीय सेवा है उसकी शुरुआत कब से की गई। तो उसमें भी आप याद रखिए कि ये जो विविध भारतीय सेवा है इसकी शुरुआत की गई है 3 अक्टूबर 1957। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आंसर अगर हम देखें तो 1957 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 1927 में निजी भारतीय प्रसारण कंपनी बॉम्बे स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। ये मैंने आपको बताई दिया अभी। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई थी और आकाशवाणी नाम को 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक के लिए अपनाया गया था। विविध भारतीय सेवा 1957 में शुरू की गई थी। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको चीज़ें जो है वो इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। आपके लिए जो मेरे पास क्वेश्चन ये है तो वो ये पूछ रहा है कि कारगिल विजय दिवस जो है वो किस लिए मनाया जाता है। आपके सामने ये ऑप्शन है, ठीक है। और कारगिल विजय दिवस जो है वो अगर हम बात करें, अगर हम देखें तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। एक प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए और हम जानते हैं कि हमारे देश के कई सैनिकों ने उसके लिए बलिदान भी दिए, ठीक है। तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, आप मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि सर कारगिल विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।